नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर हमले के पूरे 15 दिन बाद भी अमेरिका को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है। अब तो ट्रंप की हालत ऐसी हो चुकी है कि हर 2 घंटे में वो बयान देते हैं कि हमने ईरान को हरा दिया, लेकिन फिर भी दुनिया उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रही है। ट्रंप तो यह भी कह चुके हैं कि वो ईरान को रोके बिना नहीं मानेंगे, चाहे इसमें पैसा खर्च हो या कुछ अमेरिकियों की जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन ईरान के इरादे क्या हैं, यह भारत में खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जाहिर कर दिए हैं। ANI को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर इलाही ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखूंगा। पहले सुनिए। Where do you see this conflict going? It is already having a global impact on fuel prices, especially it is having a kind of a crisis in India also on the LPG and all, because of the Strait of Hormuz is under conflict. How do you look at the situation now and where it is going now, sir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You are welcome, and I thank you also and your colleagues. As you know, we didn't want war, and several times we tried to avoid the region of any type of war. Even we inform our neighbors that they have to try to avoid the region from this war, and the region cannot tolerate any more war in this region, Middle East. And we started negotiate with them, and while we were on the table of negotiation, they attacked us and they initiated this war. Actually, war has a lot of cost, whether within the region and Middle East, and sometimes because of the unique place of this place is very unique and a strategic place, which is Strait of Hormuz. So a lot of people, a lot of countries, and global suffering and conflict will come. So these global problems and conflict is not from Iran, but is created by other side. And we are not happy with the suffering of other people, the shortage of gas, the shortage of petrol, the shortage of तो इलाही यहां पे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते थे। जब हम बातचीत की मेज पर थे, तब उन्होंने हम पर हमला किया और इस युद्ध की शुरुआत की। ये वैश्विक समस्याएं और संघर्ष ईरान की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा पैदा किए गए हैं। हम दूसरे लोगों की पीड़ा, गैस, पेट्रोल या तेल की कमी से खुश नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी होगी। दुनिया के नेताओं का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालें और उनसे कहें, कृपया हम पीड़ित हैं और इस युद्ध को रोकें। ये बात कह रहे हैं यहां पर डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, खामनेई के प्रतिनिधि भारत में। ये बात इन्होंने कही है ANI को इंटरव्यू देते वक्त। और ऐसा लग रहा है कि ईरान की बात अब दुनिया सुन रही है, क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों के अलावा फ्रांस और इटली जैसे देश भी ट्रंप से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की सप्लाई फिर से ठीक से शुरू हो जाए। इसीलिए फ्रांस और इटली ने ईरान से बातचीत शुरू की है। हालांकि अभी यह बातचीत शुरुआती दौर में है और कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। फ्रांस एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बनाने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि हालात सामान्य होने के बाद वॉरशिप्स की मदद से तेल और गैस के जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकाला जा सके। अगर इसमें उन्हें सफलता मिलती है तो फिर यह ट्रंप के लिए बुरी खबर है। ईरान की तरफ से किए गए हमले न केवल अमेरिका की युद्ध लागत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके सहयोगियों पर हमला करके और हॉर्मुज को बंद करके उनके लिए भी इस युद्ध को महंगा कर रहा है। वहीं ट्रंप ने अब रूस से तेल खरीद की जो रियायत वापस दी है, उसे भी ट्रंप की हार की तरह ही देखा जा रहा है। सैयद अब्बास अरागची ने इसी मसले पर क्या कुछ लिखा है, वो आपके सामने रखता हूं। अब्बास अरागची लिख रहे हैं कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात बंद करने के लिए भारत पर दबाव बनाने में कई महीने बिताए। ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से भारत सहित रूसी कच्चे तेल को खरीदने की गुहार लगा रहा है। ये देखिए,
यूरोप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। बेहद दयनीय स्थिति। ये लिख रहे हैं अरागची, अब्बास अरागची, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के। दरअसल अभी तक तो ट्रंप अपने टैरिफ का घमंड दिखाते फिर रहे थे, लेकिन एक महीने में वाशिंगटन की तरफ से बदले हुए फैसले इस बात का संकेत देते हैं कि या तो ईरान पर हमला किसी जल्दबाजी में किया गया है, या फिर अमेरिका को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान पर हमले की हालत में हॉर्मुज बंद भी हो सकता है। अमेरिका के लिए हॉर्मुज खोलना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईरान और उसके सहयोगी दलों के जो देशों कह लें, सहयोगी देशों के सस्ते जो ड्रोन हैं और मिसाइल हैं, उनके लिए आगे तेल के जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। अगर ट्रंप के इशारे पर नौसेना इसको करने की कोशिश भी करती है तो इसका भी भारी नुकसान उठाएगी। ट्रंप इस बात को समझ भी नहीं पाए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की तरह ईरान कोई संगठन नहीं है जिसके सुप्रीम लीडर को मारकर आप इन संगठनों के खात्मे का ऐलान करेंगे, बल्कि ईरान एक संप्रभु देश है और उसका अपना स्वाभिमान है। इसीलिए खामनेई की हत्या के बाद ईरान टूटा नहीं, बल्कि नए तौर पर नए सिरे से उभर कर सामने आया है। इसीलिए अब युद्ध खत्म करने का ऐलान ईरान करेगा, ऐसे दावे वहां से हो रहे हैं। यानी अब इस युद्ध में शुरुआत तो आपने कर दी डोनाल्ड ट्रंप साहब और उधर नेतन्याहू साहब, लेकिन खत्म हम करेंगे, यानी ईरान खत्म करेगा। यह बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। आगे और सुनिए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इसके पूर्व कमांडर और एक्सपीडियंसी डिसर्टमेंट काउंसिल के सचिव मोहसेन रजई ने कहा है कि युद्ध का अंत हमारे हाथों में है। हम युद्ध खत्म करने पर तभी विचार करेंगे जब हमारी 2 शर्तों को माना जाएगा। इसमें पहली शर्त यह है कि हमें अमेरिका से हमारे सभी नुकसानों के लिए पूरा मुआवजा मिले, और दूसरी शर्त ईरान पर हमले का होने की गारंटी को बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमने भविष्य में हमले ना होने की 100% गारंटी हमें मिलनी चाहिए। यह फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। ऐसे में हमारी युद्ध रोकने की दूसरी शर्त फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से अमेरिकी नौसेना यानी अमेरिकी सेना की वापसी होगी। यहां पर साफ साफ मोहसेन रजई IRGC के पूर्व कमांडर का जो कहना है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि युद्ध का अंत हमारे हाथों में है। ये सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, युद्ध आपने शुरुआत की, इस जंग की शुरुआत आपने की, लेकिन अंत हमारे हाथ में है। अब देखना होगा कि ट्रंप ईरान की शर्तों को मानते हैं या फिर अमेरिका को हरवा कर अपना बोरिया बिस्तर खाड़ी देशों में समेटेंगे और यानी वहां से पूरा वापस वाशिंगटन DC की तरफ जाएंगे। जो भी हो, इस युद्ध में अमेरिका की हार दिख रही है और इजराइल भी अब कमजोर नजर आ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बीते 1 हफ्ते से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। इसी बीच शुक्रवार को उनका एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो पर इजरायलियों का कहना है, ये देखिए वीडियो, उंगली देखिए, जरा रोकिए इस वीडियो को, यहां बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में यहां देख रहे हैं, थोड़ा सा लाके ये यहां रोकिए, देखिए, गिनिए कितनी उंगलियां हैं इनके लेफ्ट हैंड में। 1 2 3 4 5 यहां दिखाई दे रही है, लेकिन आगे भी देखेंगे आप, यहां 5 आप देख रहे हैं, 3 2 5 और 1 6 उंगलियां दिख रही हैं। 3 2 5 और 1 अंगूठा, 6 उंगलियां। इस वीडियो पर इजरायलियों का कहना है, मैं ईरानियों की बात नहीं कर रहा हूं, इजरायलियों का कहना है, खुद इजराइल के लोगों का कहना है कि ये नेतन्याहू नहीं है और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यानी AI के जरिए बनाया गया है। वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में कथित तौर पर 6 उंगलियां दिखने से इस चर्चा ने और जोर पकड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू के हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं। हालांकि ये सब चर्चाएं सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, और इस बीच चर्चा जो है सोशल मीडिया से निकलकर अब ईरान के जो वहां लीडरान हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वहां तक भी ये बातें पहुंच गई हैं। इजराइल सरकार और प्रधानमंत्री, वहां के जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यानी PMO की तरफ से शुक्रवार को
यानी कल बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो संदेश जारी किया गया। 8 मिनट का यह वीडियो संदेश है। इस वीडियो संदेश में उन्होंने ईरान से युद्ध और दूसरे घरेलू मुद्दों पर कई बातें कही हैं। हालांकि इस वीडियो के आने के कुछ ही घंटे बाद एक नई बहस शुरू हो गई। वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां, दाहिने नहीं बल्कि कहूं तो ये बाएं हाथ में, हम इधर से दाहिना देख रहे हैं, बाएं हाथ में 6 उंगलियां दिखने से सोशल मीडिया यूजर्स ने शक जताया कि वीडियो एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यहां तक कि अमेरिकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर कैंडिस ओवेंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी बोलते हैं, आप जानते हैं, बीबी उनका निकनेम है। बीबी आखिर कहां हैं, यानी नेतन्याहू आखिर कहां हैं? अगर आक्रमणकारी देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर सामने आने की हिम्मत न दिखा पाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि उसे डर लग रहा है, उसका गला सूख रहा है। वरना इजराइल के लीडर भी ईरानी लीडर्स की तरह सड़कों पर जनता के बीच दिखाई देते, लेकिन ईरान जैसी हिम्मत अमेरिका और इजराइल नहीं दिखा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट है ईरान के पक्ष में और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। चलिए थोड़ा सा इजराइल, अमेरिका, ईरान से बाहर निकलते हैं, कोरिया की तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया। इधर नॉर्थ कोरिया ने भी आज पूर्वी सागर की और लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं पूर्वी सागर में। यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया के उसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। जापान ने भी उत्तर कोरिया के मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की है और बताया है कि ये उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी हुई ये मिसाइलें मिली हैं। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक इलाके से दागी गई थीं। ये दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बता रहे हैं कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक इलाके से दागी गई थीं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितनी दूर पर जाकर गिरी हैं। वहीं जापान के रक्षा मंत्रालय ने यहां बयान दिया है। रक्षा मंत्रालय जापान का कह रहा है कि मिसाइलें देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के बाहर समुद्र में गिरी है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसको कहते हैं, उसके बाहर गिरी है। आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया से अमेरिकी थर्ड बैटरी को हटाने की खबर पिछले दिनों आई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका मिसाइल रक्षा प्रणाली को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए ले जा रहा है। अगर यह सच है तो इसे पश्चिम एशिया के बाद अब पूर्वी एशिया में अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी मान लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां भी उसका विरोध शुरू हो गया है। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका की हार का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियां पेश आएंगी, इन सब की चर्चा भी, और इधर पूर्वी एशिया में क्या कुछ होने जा रहा है इस पर भी चर्चा। दुनिया में अलग तरह की हलचल और इन हलचलों का प्रभाव भारत के ऊपर, भारत में कितनी चुनौतियां, कितना असरकारी ये युद्ध हो रहा है, ये जंग हो रही है भारत के लिए, इन सब पर भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ